हेलो दोस्तों, दिस इज़ दीपक गोदारा, AR92। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस आने वाले 25 दिन में आप कैसे सी सेट को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। सिंस आई गॉट 140 मार्क्स, तो आई विल बी गाइडिंग यू कि आप सी सेट में एटलीस्ट सेफ जोन में रहें एंड हाउ आप इस जो 25 दिन हैं इनको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ज़्यादा सी सेट से डरना नहीं है, क्योंकि एक बार आप घबराहट में आ जाएंगे तो वहीं पर समस्या हो जाती है और एक दो क्वेश्चन आप इजी आते हुए भी गलत कर देते हैं। एक से दो क्वेश्चन का तो गेम होता है। दूसरा देखिए, सी सेट को 2 से 3 घंटे दीजिए डेली। ऐसा नहीं है कि उसको लास्ट के 10 दिन में देख लेंगे। आप शुरुआत से ही सी सेट को 2-3 घंटे दे के चलिए, क्योंकि आज की डेट में यूपीएससी कभी भी सी सेट को टफ कर सकती है एंड आपको पूरा साल गंवाना पड़ जाएगा सिर्फ एक पेपर के कारण। ये आपको आईएएस तो नहीं बनाएगा, आपने पढ़ा होगा कहीं, लेकिन आईएएस बनने से जरूर रोक सकता है। देखिए, दूसरा मॉक टेस्ट, 3 से 4 मॉक टेस्ट सफिशिएंट है। 3 to 4 मॉक टेस्ट आर सफिशिएंट। वो कैसे लगाने चाहिए? 2 घंटे की जो प्रॉपर टाइम है उसमें बैठ के आपको लगाने हैं, पूरा कट ऑफ करके, फ़ोन को बंद करके, सभी से डिस्कनेक्ट होके तब आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। और लगाने का मकसद ये नहीं है कि आपको क्या करना है, लगाने से आपको एनालिसिस करना है कि आपको टाइम कितना लग रहा है, टाइम का एनालिसिस। टाइम एनालिसिस, क्या आपको कॉम्प्रिहेंशन में कितना टाइम लग रहा है, मैथ्स के लिए कितना लग रहा है, कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। ये अगर आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रहेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेटेजी कम से कम होगी जो आप सी सेट को लेके एग्जाम हॉल में घुसेंगे। दूसरा, प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि कौन कौन से क्वेश्चन या कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। अगर आपको ये पता है तो आप ज़्यादा टाइम उन्हीं में लगाओ ना यार। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और उनको कैसे डील करना है। देखो, कॉम्प्रिहेंशन में आपका टारगेट होना चाहिए, यदि सी सेट में थोड़ी समस्या है, कि 20+ क्वेश्चंस आप सही करें। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, डुएबल है, 25 दिन में बिल्कुल डुएबल है। कैसे है? आप इसके PYQs करिए और इसमें से आप थीम्स को आइडेंटिफाई करिए और किस प्रकार के ऑप्शन सही होने की संभावना ज़्यादा होती है वो आपको ध्यान रखना है। यदि टाइम मुझे अलाउ करेगा तो मैं 2024 का पक्का PYQ आपके साथ एनालिसिस कराऊंगा सी सेट का। और आप ये देखिए, एक बार आप थीम्स को पकड़ना सीख जाएंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पकड़ना सीख जाएंगे, ट्रस्ट मी, एक दो ऑप्शन आप बिना पढ़े उड़ा देंगे, आप एलिमिनेट कर पाएंगे उसको। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट आंसर में नहीं होगा, इस हिसाब से। दूसरा देखिए, जब आप ये कर रहे हैं तो ऐसा मत करिए कि सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे जा रहे हैं, नहीं, थोड़ा बहुत मैथ्स भी आना चाहिए आपको, थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम, रीजनिंग आप ये करके जाइए। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से मान लो 20 की बजाय आपके 17-18 सही हुए सिर्फ, तो क्या करेंगे? तो कहने का मतलब है कि इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये बताया मैंने आपको। टाइम टेबल जो है दैट हैज़ टू बी कि 2 से 3 घंटे आप सी सेट को दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं है कोई भी। जीएस अपनी जगह है, 2-3 घंटे सी सेट के ज़रूर हैं, उसमें आधा पौना घंटा PYQs, नंबर सिस्टम हो गया। अभी हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं। देखिए, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं। तो ये यार, मैंने जब पढ़ रहे थे तो मेरे जो दोस्त थे, सीनियर्स थे, तो उन्होंने मेरे लिए बनाई थी, हमने आपस में मिलकर बनाई थी कि कैसे प्रकार के ऑप्शन सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा ये स्क्रीन में अच्छी ना दिखेगी, लेकिन देखो, एक से अधिक कारण हो सकते हैं, यूजुअली बात सही होती है। अतिरिक्त के कारण हो सकते हैं, मतलब इसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं, तो सही बात है। हो सकता है पॉसिबिलिटी को अपनाना है, कहने का मतलब है एक अप्रोच ऐसा रखना है कि पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करना है, डिनाई नहीं करना उसको। कुछ ना कुछ इस तरीके की जो स्टेटमेंट है वो सही होती है लगभग, कि इसमें कुछ ना कुछ इसका भी हाथ है, इसमें कहीं ना कहीं ये भी कंट्रीब्यूट करती है। मे बी, कैन बी के सही होने की संभावना होती है, यूजुअली होती है। ये अपन देखते हैं, जीएस में भी देखते हैं और सी सेट में भी देखते हैं। अब देखो, अपने मूल सिद्धांत के अतिरिक्त कारण के कारण शासन के किसी भी रूप का अपकर्ष हो जाता है, तो ऐसे यूजुअली ठीक होते हैं। बैंकिंग, देखो ये एक उदाहरण है, बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक सुधार, तो बेसिकली पॉलिसी, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो ऐसे
ऑप्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर कॉम्प्रिहेंशन में। देखो, पॉलिसी बेस्ड आंसर को लेना है, जब हम टिक करेंगे तो जो जो ऐसा आंसर जो पॉलिसी बेसिकली पॉलिसी ओरिएंटेड है, या फिर हमें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, इंस्टीट्यूशनल संरचनात्मक, वही सॉल्यूशन होगा, ना कि जो उसके कारण बता रहा है कि इसका ये कारण है, ऐसा है। एक जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो ऑप्शन होता है सी सेट में खासकर, वो आंसर होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। अब देखो नेगेटिव्स, डोंट्स, सदैव कि ये तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, एकमात्र इसका एकमात्र कारण है, नहीं ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके। प्रबल रूप से जब ऐसी स्टेटमेंट वो अफर्म करे ना, तो ध्यान रखना है, पूर्ण रूप से, सोलली, मैंडेटरी, अनिवार्य, तुलना जब कर रहा हो, यूजुअली इनके गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं कि कंपेयर टू दैट दिस इज दिस। केवल, इट इज द ओनली रीजन। नकारात्मक कथन, यूजुअली ध्यान रखना, देखो कई बार वो देगा कि आपको नकारात्मक ऐसा पक्ष देगा कि ये इस सिचुएशन का सॉल्यूशन संभव नहीं है, तो वो जो है वो ऑप्शंस में आंसर नहीं आएगा कभी भी। क्यों नहीं आएगा ये आप जानते हैं, क्योंकि जो इसके ऑप्शंस होते हैं पीवाईक्यूज के आधार पर हमने देखा है, वो सॉल्यूशन बेस्ड ज्यादा होते हैं। आवश्यक ही है, आवश्यक ही है, इट इज मैंडेटरी, तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन होने के चांस भी कम होते हैं। सर्वोत्तम हित में, देखो ये प्रतिशल प्रभाव, तब कहने का मतलब है सर्वोत्तम हित में, तो ऐसी जो ऐसी स्टेटमेंट्स जो अपने आप को ज्यादा अफर्म कर रही हैं, ये थोड़ी सी आपको बच के चलनी है। डेटा फैक्ट जैसे 6 मिलियन वर्ष पूर्व, हाँ ये ऐसी, देखो आपको ध्यान रखना है, ये हमने फिगर आउट किया था कि जो मोस्टली डेटा फैक्ट होते हैं ना, वो यूजुअली गलत होते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में एग्जैक्ट डेटा फैक्ट देना तो उस स्टेटमेंट से बचना है, बल्कि सॉल्यूशन एक ब्रॉडर सेंस में, एक व्यापक नजरिया रखना है, आपको दृष्टिकोण रखना है। दो कथन या से जुड़े हों, होता ना कई बार ये या ये, वो भी उनके चांस होने की संभावना कम होती है। ये मैं उदाहरण के साथ भी आपको समझा दूंगा जब 24 का कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। सुधारों का सबसे अच्छा मार्ग है, कहने का मतलब है ये सबसे अच्छा मार्ग है, तो ऐसे भी चांस होने की संभावना कम होती है। क्यों? क्योंकि ये एक लिमिट कर रहा है आंसर को कहीं कहीं ना कहीं। अब देखो ये कॉम्प्रिहेंशन देखा हमने, अब इसके बाद देखते हैं अपन मैथ्स को। मैथ्स को देखते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इन नंबर सिस्टम। देखिए आजकल पिछले 2020 से इसका ट्रेंड देखिए, 16, 9, 10, 20 देखा होगा आपने। 2020 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे नंबर सिस्टम से, और 2024 में 13 क्वेश्चंस थे। तो आपको क्या करना है, जो बचे दिन हैं इनमें नंबर सिस्टम को ज़्यादा फोकस करना है। नंबर सिस्टम में कैसे करेंगे? ऑप्शन को रख रख के देखना, आंसर निकालना, प्रोबेबिलिटीज़ के माध्यम से आंसर निकालना। तो इस तरीके से जब आप इसको करेंगे, फोकस करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से संभावना बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन आने की। देखो 13 आए हैं तो 7-8 सवाल तो पक्के हैं यहाँ से, जिसमें से आप 5 इजीली कर लोगे अगर अच्छे से करके जाओगे तो। कई तो कठिन सवाल होते हैं जो नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन इजीली क्वेश्चंस को पकड़ लेना है अपने को। देखो फिर आगे देखेंगे हम परमुटेशंस। परमुटेशंस इस बार नहीं आया था, लेकिन 23 में खूब था, 22 में खूब था, 21 में खूब था, तो चांस है कि आ सकता है। हम छोड़ के नहीं जाएंगे, हम मध्यम मार्ग अपनाएंगे कि हम करके जाएंगे चीज़ों को, मोस्टली चीज़ों को करके जाएंगे। फिर देखिए रैंकिंग जो आती है, रैंकिंग के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो रैंकिंग के क्वेश्चन अगर आपको एक बार रख के फिगर आउट करना आ गया, एक बार डायग्राम उसका बनाना आ गया, 2 से 3 क्वेश्चन पीवाईक्यूज ही लगा लो, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे चीज़ों को। रैंकिंग वाला बताया मैंने। सिलोजिज्म, बेसिकली ये क्वेश्चंस कम आ रहे हैं आजकल, लेकिन आपको कभी भी आ सकते हैं। कैट्स डॉग्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो इन क्वेश्चंस का ध्यान रखना है भाई। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, ये फ्री के नंबर, मुफ्त के नंबर होते हैं, इनको नहीं छोड़ना है। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आता ही आता है, 23 में नहीं आया था, लेकिन अभी आपको ध्यान देना कि परसेंटेज को करके जाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएंगे इजीली क्वेश्चंस। इतना मुश्किल नहीं होता है परसेंटेज। सिंपल इक्वेशंस, देखो सिंपल इक्वेशंस में मान के चल रहा हूं आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। एवरेज इतना आसान टॉपिक है कि आप
अनुमान के हिसाब से इसको लगा सकते हैं, कई बार सॉल्यूशन करने की अभी आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखिए, फिर जो ये देखिए नंबर सीरीज, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, नंबर सीरीज को एक बारी में हिट हो गया अच्छी बात है, ज़्यादा टाइम खराब मत करिए, फिर दोबारा आइए, दोबारा हिट हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि नंबर सीरीज ऐसे क्वेश्चन से एक बार डाटे ही हिट हो गया तो हो गया, अदरवाइज थोड़ा कठिन होता है उसको फिर डिकोड करना। इसके लिए आप स्क्वायर्स, क्यूब्स और डिफरेंस को देखिए, इस तरीके से 3 ही बनते हैं जिनमें आप इसको खेल सकते हैं। टाइम एंड स्पीड, देखो टाइम एंड स्पीड है थोड़ा सा, जिनका नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड होता है उनको थोड़ा कठिन होता है, तो लेकिन फिर भी इसका आसान सवाल अगर आ जाए तो छोड़ना मत, रख रख के आम ऑप्शन रख के भी देख सकते हो। फिर देखिए डेटा सफिशिएंसी के सवाल आजकल बहुत आने लगे पिछले 3-4 साल से देखिए। तो डेटा सफिशिएंसी के आप सवाल अगर लगाएंगे एक बार डर निकलने लग गया तो इजीली होने लग जाएंगे। कई बार इसमें क्या होगा, इक्वेशन बन जाएंगी, 5 वेरिएबल इक्वेशन 4 हैं, तो इस तरीके से आपको अनुमान लगाना है कि कैसे सॉल्व हो सकती हैं चीज़ें। जब होता है नहीं, वेरिएबल जितने हो उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए तभी सवाल बन पाता है, अदरवाइज बन नहीं पाता सवाल। फिर देखिए डायरेक्शन का सवाल, मुझे लगता है मुफ्त के नंबर होते हैं, डायरेक्शन के सवाल के मुफ्त के नंबर होते हैं आपके, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता इसमें। फिर क्यूब एंड डाइस, अगर थोड़ा सा इसमें इनपुट लगा लोगे तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को कर लोगे, बहुत इजीली कर लोगे। फिर देखिए ये मैंने कुछ आपके लिए सोच के रखा था रीजनिंग के लिए। रीजनिंग ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से 17 से 20 सवाल आते हैं यहाँ पर, तो इनको आप हल्के में नहीं लें। रीजनिंग ऐसा है ना कि रिश्तों के बारे में पूछ लेता है, मदर फादर जो आपस में आते हैं कि इस प्रकार से है, तो वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और उनको आप रिलेट करके भी कर सकते हैं। देखियो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीजनिंग के प्रश्नों में का उत्तर हमेशा उसके भीतर अंतर्निहित होता है, ये अपने को पता ही है। प्रश्न को पुनः पढ़ने से अक्सर मुश्किल प्रश्नों को समझने में आसानी होती है। फिर देखिए उदाहरण के लिए घन से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय वस्तु के 3 आयामों में कल्पना करना प्रश्न को हल करने में मदद करता है। बेसिकली डाइस की जो प्रॉब्लम्स होती है उसका उदाहरण देके बताया गया है। फिर देखो कठिनाई का स्तर की पहचान करनी चाहिए और इजी क्वेश्चंस को पहले निपटा दो, इजी क्वेश्चंस को पहले निपटा दो, मैं हमेशा कहता हूँ, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस का ही गेम है 4-5 सवालों का। तो फिर देखिए प्रश्न कितने करने चाहिए आपको, ये भी एक बड़ा मैटर है। मेरा मानना है, देखिए आप इसके बारे में मत सोचिए, जितने आप कॉम्प्रिहेंशन लगभग सारे करते हैं, उसके अलावा जितने आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सवाल कर सकते हैं उतने करिए। तो कम मत लगाइए, मेरी बात मानिए। तो आपका निकल के आता है कि 42 सवालों पे भी कुछ का होता है, जैसे कुछ मेरे दोस्त हैं तो उनका हो जाता है क्योंकि उनके कॉम्प्रिहेंशन बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, और 55 तक आप कर सकते हैं। और जिसके ज़्यादा अच्छे हैं तो उनको देखो ज़्यादा आप लेके आ सकते हो, लेकिन नंबर तो काउंट होते नहीं है। तो आपको सिर्फ पास होने का एक उद्देश्य रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। कितने प्रश्न करेंगे, क्या सीखा हमने आज से? पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स लिस्ट बना लो, जो बेसिकली आप PYQs कर रहे हो उससे, कॉम्प्रिहेंशन में खासकर RCs में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लिस्ट बना लीजिए। दूसरा फिर क्या करेंगे आप, 2 से 3 घंटे देने हैं CSET को पर डे, आज से ही। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं सोचना है, 45 से लेके 55 तक एक आइडियल है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, थोड़े कम भी हो सकते हैं, और मैथ्स वैथ्स अच्छा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है। अब बिलीव इन योर सेल्फ, जो भी आपने तैयारी की है पिछले कुछ दिनों में, अब उस पर भरोसा रखने का टाइम है, क्योंकि खुद पर भरोसा नहीं होगा तो CSET आपको थोड़ा सा पीछे कर देगा। सो यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। तो ये एक बेसिक मैंने जर्नी बताई है कि आपको जो आने वाले 25 दिन में से आपको कैसे यूटिलाइज करना है। और देखिए ठीक है, हर एक मन करता है कि एंजॉय करने का, लेकिन मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं जिनको इस बार प्रीलिम्स देना है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, 10 से 12 घंटे डेली पढ़िए, उससे कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट रहेगा। और ये CSET की थी, एक GS की भी मैं जल्दी ही कल तक हो जाएगी, कल मॉर्निंग तक मैं कोशिश करूँगा कि आपको किस प्रकार से प्रायोरिटाइज करना है, रिवीजन किस प्रकार करना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो ध्यान में रखने हैं, और उन्हीं पर मेन फोकस आपको रख के करना है। ठीक है दोस्तों, CSET की ये करिए आप। और इसको अगर
आप अपने निष्ठापूर्वक काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिक्कतें आएगी। सी सेट को, आरसीज को पीवाईक्यूज़ के आधार पर करने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।